आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। आप सभी को मालूम होगा कि बीपीएससी के तहत जो बिहार में एग्ज़ाम हो रही है टीचर वाली, उसमें जो सिलेबस रखा गया है वह रखा गया है SCERT बुक को। तो हम लोग SCERT को बुक को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे यही आपका बुक है, देख सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक होगा पर्यावरण और हम, जो कक्षा 4 के लिए आती है, तो इसी को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। और इसमें आप टोटल देख लिए, यहाँ पे टोटल 25 चैप्टर है। तो इन सभी 25 चैप्टरों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें जितने भी फैक्ट है उसको देखते चलेंगे। और आगे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ऐसे इसको PDF को यहाँ पे बनाया गया है। उससे पहले आपको यहाँ पे मालूम होगा कि टोटल जो है बता चुके हम आपको कि यहाँ पे 1 से लेकर 8 की अगर तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये प्राइमरी तक भी कर रहे हैं, तो आपको 1 से लेकर 8 तक जितने भी बुक है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो 1 से 8 की अगर हम बात करें तो GK GS के लिए केवल यहाँ पे 15 बुक है, जिसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें आज ये 6ठा बुक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए आपका ये 5वां क्लास जो है ये भाग 3 का हो चुका है, और आज का जो क्लास है ये वाला हो रहा है आपको। और फिर आपका एक 3 क्लास बच जाएगा जो आगे आने वाले समय में हो जाएगा। और बाकी अगर हम बात करें 6 से 8 में, तो आपको ये जो अगर हम बात करें तो हमारी दुनिया हो चुका है, और साइंस हो चुका है, और आपके पॉलिटी हो चुका है। फिर यहाँ पे क्लास 7 में जो है आपके ये साइंस हो चुका है, और बाकी की जो बाकी है इसमें जो धीरे धीरे आपके आते रहेंगे। तो आज का चलिए जो क्लास है हम लोग कवर करते हैं। और पहला जो इसमें आप चैप्टर देखिएगा वह है रंग बिरंगे खिलते फूल। तो यहाँ पे देखिए रंग बिरंगे खिलते जो फूल है, इस चैप्टर में देखिए आपको कैसे और क्या दिया गया था। जैसे यहाँ पे देखिए आपका इसमें फर्स्ट और सेकंड पेज में ही दिया गया है कि इसमें बताइए कि दिन में खिलने वाले आपके फूल कौन होते हैं और रात में खिलने वाले फूल कौन होते हैं। और यहाँ पे इस टाइप से आपका इसमें फ़ोटो दे दिया है। अब यहाँ पे एग्जाम में तो फ़ोटो देगा नहीं, सीधे पूछेगा कि हाँ दिन में कौन फूलता है और रात में फूल कौन खिलता है। तो यहाँ पे देखिए हम नेट के द्वारा सर्च करके आपके लिए यहाँ पे लाए हैं। जैसे अगर हम बात करें कि दिन में खिलने वाला फूल कौन होता है, तो दिन में खुलता है आपके डहेलिया, कमल खिलता है, डेजी, जिरेनियम और मॉर्निंग ग्लोरी। तो ये जो आप फूल देख रहे हैं ये सभी के सभी खिलते हैं दिन में। तो यहाँ पे आपको इसका याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब पूछेगा अगर मान लीजिए तो आपको ऑप्शन देगा और कन्फ्यूजन वाला होगा। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा, ये जो फूल है आपको दिन में खिलते हैं। जबकि केवल रात में फूल खिलने वाले की बात करें तो इसमें देखिए रात रानी है, चंपा है, जूही है, धतूरा है, रजनीगंधा है और चमेली है। तो ये जो आप फूल देख रहे हैं वह रात में खिलते हैं। तो यहाँ पे रात में खिलने वाले और दिन में खिलने वाले फूल को आप देख लिए होंगे। तो यहाँ से ऐसे ही आपको यहाँ पे देखिए ये आपके बुक में दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए आपके बुक में जैसे एक और चीज़ दिया गया था कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से फूल खिलते हैं, यहाँ पे सारणी में भरी। जैसे देखिए सर्दी में कौन कौन फूल खिलता है बताना था, गर्मी में कौन खिलता है, बरसात में कौन खिलता है और साल भर कौन खिलता है। तो ये जो है आपके ये इस बुक में दिया गया है अभ्यास के तौर पे। जैसे देखिए सर्दी में अगर हम बात करें तो देखिए सर्दी में डेजी जो फूल होता है वो खिलता है, डहेलिया खिलता है और पेट्रेलिया खुलता है, और उसके बाद यहाँ पे कौन है तो आपको ये सिनेरेरिया है। तो ये जो आपको यहाँ पे फूल देख रहे हैं वह सर्दी में अक्सर आपको खिला करते हैं। जैसे गर्मी की बात करें तो गर्मी में देखिए गेंदा है, गुलाब है, सूरजमुखी है और गुल मेहंदी है। तो ये आपके जो फूल है वह गर्मी में खिलते हैं। उसी प्रकार बरसात की बात करें तो बरसात में देखिएगा आपके गुड़हल, मोगरा, रेन लिली और एडेनियम, ये जो आपका फूल है ये सब खिलते हैं बरसात में। जबकि सालों भर की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो गुड़हल का फूल होता है, चमेली का, और उसके बाद ब्राउन बेबी का, तो ये जो आपका फूल है वह हमेशा खिलते रहता है सालों भर। तो ये आपको इसमें अगर पूछ ले कि हाँ सर्दी गर्मी में कौन खिलता है तो यहाँ से आप याद रखिएगा, और आपके बुक में दिया गया है तो यह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे दिया है आपको कि पेड़ पर खिलने वाले फूल कौन होते हैं, झाड़ीदार पौधे पर कौन खिलते हैं और लता पे कौन खिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम अगर हम बात करें, देखिए पेड़ों पर खिलने वाला फूल कौन है, तो पेड़ की बात करें देखिए पेड़ों पर कचनार का फूल खिलता है, गुलमोहर का खिलता है, गुड़हल का खिलता है और अमरलता का खिलता है। तो ये जो आप फूल देख रहे हैं वो पेड़ पर खिलते हैं। उसी प्रकार हम देखिए झाड़ीदार पौधे की बात करें तो देखिए चंपा और कलेर हो गया, गुड़हल हो गया, उसके बाद चांदनी हो गया और ये जैस्मिन हो गया। तो ये जो आप फूल देख रहे हैं वह झाड़ी पर खिलते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए लताओं पर खिलने वाला फूल का यहाँ पे देखना था कि लता पर कौन कौन खिलता है, तो मॉर्निंग ग्लोरी हो गया, ये लता पर खिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रह्म कमल है, ये भी लता पर खिलता है। उसके बाद देखिए बोगनवेलिया है, ये भी आपके लता पर खिलता है। और लास्ट में यहाँ पे है देखिए अलमंडा, ये भी आपके लता पे खिलते हैं। तो ये जो आपका फूल का यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है बांट के। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको चाहे वो जाड़ा में पूछे या गर्मी में खिलने वाला या आपको पेड़ों पर खिलने वाला, लता पर खिलने वाला, तो ये आप इसको एक बार ज़रूर याद करके जाइएगा। और आपके एग्जाम के एक दिन पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि याद कीजिएगा तो फिर भूल जाइएगा। एग्जाम के पहले एक दिन इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब हम आगे चलेंगे। आगे देखिए यहाँ पे आपके क्या दिया हुआ है कि किन्हीं 2 फूलों के नाम बताइए। जैसे देखिए 2 लाल रंग के फूल का नाम बताना है, तो लाल रंग के कौन फूलता है, तो यहाँ पे देखिए आपको लाल गुलाब हो गया,
गेंदा हो गया, डहेलिया हो गया, ये जो आपके फूल है वह लाल रंग के होते हैं। उसी प्रकार देखिए दिया गया था कि सफ़ेद रंग के फूल का नाम बताइए। तो सफ़ेद कौन फूलता है? तो चमेली फूलता है, चंपा फूलता है और रातरानी फूलता है। ये जो आपके फूल है क्या है? तो आपके ये सफ़ेद रंग के होते हैं और ये रात में खिलते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें जिसका रंग पीला हो, तो जिसका रंग पीला हो वो आपके फूल का नाम लिखना था। जैसे देखिए सूरजमुखी है और नरगिस है, तो ये जो फूल है वह पीला कलर का होता है, तो यहाँ पे आप पीला भर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए जो पानी में खिलते हैं, तो पानी में फूल जो खिलने वाले होते हैं जैसे कमल हो गए, नलिनी हो गई, तो ये जो आपके 2 फूल है वह पानी में खिलते हैं। तो यहाँ से आपके फूल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे इतना फूल के बारे में कम से कम आपको याद रखिए। जैसे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिनको आँख बंद करके खुशबू से पहचान सकते हैं वह फूल कौन सकता है? तो वह फूल है रात रानी। जो रात रानी जो होता है देखिएगा आपको, ये रात में कहीं गुजरिएगा तो आपको ये बहुत गमकेगा, तो ये आपको याद रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे। अगला आपका है देखिए दूसरा चैप्टर में यहाँ पे दिया गया है कि कोई देता अंडे और कोई देता बच्चे। तो आपके बुक में जो यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया था और यहाँ पे आपको छांटने के लिए दिया था। और जैसे अगर हम बात करें देखिए आपको इसमें खाली स्थान में भरने के लिए, खाली स्थान नहीं, आपको इसमें अभ्यास के तौर पर दिया गया है कि देखिए कि बच्चे देने वाले जीव कौन होते हैं, अंडे देने वाले जीव कौन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे देने वाले की बात करें तो आपको मालूम होगा मनुष्य भी बच्चा देता है, गाय भी हो गया, कुत्ता हो गया और शेर हो गया। तो ये जो आपको जीव है वह डायरेक्ट क्या करते हैं, आपको ये बच्चे देते हैं। उसी प्रकार देखिए इसको बांटा गया था कि अंडे देने वाले बच्चे कौन होते हैं। तो अंडे देने वाले देखिए सांप अंडा देता है, चिड़िया भी अंडा देती है, छिपकली और गौरैया। तो ये जो आपके देख रहे हैं ये आपको अंडे देने वाले जीव है। तो अंडा देने वाला और आपके बच्चे देने वाला में फ़र्क थोड़ा याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे। देखिए गाय में के जो बच्चा होता है, जो आपका जो छोटा होता है, जन्म लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो गाय का जो बच्चा होता है छोटा सा, उसको हम लोग बछड़ा बोलते हैं। उसी प्रकार भैंस के छोटा जो भैंस का जो बच्चा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको भी हम लोग बछड़ा बोलते हैं। उसी प्रकार देखिए कुत्ते का जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग पीला बोलते हैं, तो ये पीला हो जाएगा। उसके बाद देखिए भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो भेड़ के जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग मेमन बोलते हैं, यानी जो छोटा रहता है उसका रूप, उसको हम लोग मेमना के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार देखिए जब बकरी का जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको हम लोग मेमना बोलते हैं। मनुष्य के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो मनुष्य के बच्चों को हम लोग देखिएगा शिशु कहते हैं। उसी प्रकार सूअर के बच्चों को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है, सूअर के जो बच्चा होता है उसको हम लोग छौना बोलते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद अगला है कि शेर के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो शेर का जो छोटा बच्चा होता है उसको हम लोग शावक बोलते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो आपके जानवर जब रूप रहता है उसका, तो उसका अलग नाम से पहचाना जाता है और यही इसका नाम होगा, तो आपको याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके बुक में जो एक्सरसाइज में दिया गया था कि बताइए कि एक बार में एक अंडा देने वाले जीव कौन कौन होते हैं, और फिर इसी पूछा था कि एक बार में अनेक अंडा देने वाला जीव कौन कौन होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक बार में एक अंडा कौन देता है। तो यहाँ पे देखिए मुर्गी है जो एक बार में एक ही अंडा देता है। उसी प्रकार बत्तख है, ये भी एक बार में एक अंडा देता है। छिपकली है, ये भी देता है, और कोयल। तो ये आपको कम से कम 4 याद रखिएगा कि जो एक बार में एक ही अंडा दे पाता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे अनेक अंडा देने वाला जीव कौन कौन है। जैसे चिड़िया है, तो चिड़िया जो है आपको एक बार में आपको ज़्यादा अंडा देता है। घड़ियाल हो गया, घड़ियाल भी एक से ज़्यादा अंडा देता है एक बार में। उसी प्रकार सांप हो गया और ये कछुआ हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों में थोड़ा डिफरेंट आपको है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। अगला जो आपके इसमें बुक में दिया गया था कि देखिए यहाँ पे आपको दिया गया था कि आपके आसपास में बहुत सारे जीव जंतु है और आपको बच्चों ने देखा भी होगा, उसका नाम लिखिए। तो आपको ये तो कोई बात हुआ नहीं, सब कोई जानता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे आप लोग। अगला यहाँ पे दिया गया है कि आपको देखिए इसमें जीव जंतु इधर दिया गया है और उसके बच्चे का नाम लिखा गया है। और जैसे हम ऊपर में ही पहले बता चुके हैं आपको कि हाँ किसको बच्चा जो छोटा बच्चा रहता है उसको क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे गाय है तो गाय के जो छोटा बच्चा रहता है उसको हम लोग बछड़ा बोलते हैं। जो भैंस रहता है भैंस के बच्चे को भी हम लोग बछड़ा बोलते हैं। कुत्ता को हम लोग पिल्ला बोलते हैं। भेड़ के छोटा बच्चा रहता है उसको हम लोग मेमना बोलते हैं। ऊपर हम लोग अभी इसको किए हैं तो आपको यहाँ पे याद रहेगा। आगे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक बार में एक बच्चे देने वाले जीव है। यहाँ पे आपको ऊपर हम देखे अंडा देने वाला, लेकिन यहाँ पे आपको जो है बच्चे देने वाला जीव की बात हो रही है। तो एक बार में एक बच्चा देने वाला जीव कौन कौन है? तो देखिए आपको गाय होगा। देखिए गाय जो है हमेशा एक बच्चा देता है। उसी प्रकार भैंस है, घोड़ा है। तो ये सब आपके क्या हो गए? एक बार में एक बच्चा देने वाले जीव हो गए। वहीं आपके पूछे कि एक बार में एक से अधिक बच्चा देने वाला कौन है? तो देखिएगा आपका बकरी है। देखिएगा बकरी एक बार में कितना आपको बच्चे को जन्म देती है। उसी प्रकार कुत्ता भी है और आपके बिल्ली भी है। तो ये आपके हो गए एक बार में अधिक बच्चे देने वाले और ये हो गए एक बार में एक बच्चे देने वाले। तो यहाँ पे आप इन दोनों को याद रखिएगा। इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा आपको इजी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपको ऐसा भी कोई फैक्ट है जो आपको आगे देखने को मिलेगा और यहाँ पे सिलेबस में है। तो इस बुक को देखना यहाँ पे आपका मौलिक अधिकार बनता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसमें से पूछ देगा। बिना पढ़े रहिएगा तो आपको क्वेश्चन छूट सकता है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में है तो एक बार इसको जरूर देख के जाइएगा क्या क्या इसमें है। और इसके इर्द गिर्द आपके सवाल थोड़ा टफ लेवल में जो है इसका लेवल बढ़ा के पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए अपने
आसपास के घरों में देखे होंगे कि बहुत सारे जीव के जो नवजात बच्चे होते हैं वह जन्म लेते ही आपको पैदा होते ही वह चलने लगते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा है कि जो बच्चा पैदा होता है, नवजात जो रहता है, वह कौन कौन है जो आपको चलने लगता है। तो देखिए गाय का बछड़ा देखिए और भैंसी का देखिएगा बच्चा जन्म लेगा, उसके बाद देखिए वह 3-4 घंटा के बाद देखिएगा हमेशा वह खड़ा हो जाएगा और लगेगा चलने। तो आपको यही बोल रहा है कि नवजात कौन ऐसा नवजात जो है शिशु है जो है आपको जन्म लेने के बाद ही चलने लगता है। तो वो आपको गाय का बछड़ा हो जाएगा और ये आपको थोड़ा भैंस का भी बछड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए जो है जब नवजात शिशु होता है वह नहीं चलता है, वह किसका बच्चा, जैसे देखिए बिल्ली का बच्चा, देखिएगा बिल्ली का बच्चा रहता है बहुत दिनों के बाद जो है चलना सीखता है। तो ये दोनों में आपको याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे, देखिए जिनके मुंह में शुरू से दांत हो, तो किसके मुंह में शुरू से दांत रहता है, जैसे देखिए गाय का जो बच्चा रहता है देखिएगा उसके छोटे छोटे जब रहता है जन्म लेता है उसके मुंह में देखिएगा हमेशा दांत ऊपर से ही आता है। उसी प्रकार देखिए भैंस के बछड़ा में भी वही हाल है। तो यहाँ पे देखिएगा जिसके मुंह में शुरू से दांत नहीं है, तो देखिए मनुष्य का बच्चा, देखिएगा मनुष्य में जितने भी शिशु रहता है जिसका मुंह में देखिए शुरू से दांत नहीं रहता है। उसी प्रकार सांप का भी बच्चा है तो ये भी इसके मुँह में बाद में दांत आता है। तो ये आपको डिफरेंस जो है 3 और 4 में याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है एक ठो बॉक्स और इसमें बोला गया था कि हाँ इसमें ढूंढ कर बताइए कि बच्चे देने वाला जीव कौन है और अंडे देने वाला जीव कौन है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको चलिए एक बार छांट के यहाँ पे कवर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है बच्चे देने वाला जीव। तो बच्चा कौन कौन देता है, तो गाय देता है, हाथी देता है, हिरन देता है, व्हेल मछली देता है, डॉल्फिन देता है और कुत्ता देता है। तो ये बच्चे देने वाले जीव हो गए। जबकि अंडे देने वाले जीव कौन है, तो मुर्गी हो गए, बत्तख हो गए, कछुआ, अजगर, घड़ियाल, शुतुरमुर्ग। तो ये आपके अंडे देने वाले हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपको देगा 4 या 5 ऑप्शन और उसमें से छांटने के लिए एक तो डिफरेंट करके देखेगा। तो ये आपको उसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अध्याय 3 में था, अध्याय 3 में चैप्टर नंबर था हड़बड़ में गड़बड़। तो यहाँ पे देखिए हड़बड़ में गड़बड़ कैसे हो गया है। तो यहाँ पे आपको देखिए बुक में एक फिगर दिया गया है और इसे बोला गया है बताइए कि हाँ किस में का कान किस में चला गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका जिराफ है देखिए किसका इसमें कान लगा है, तो हाथी का कान लगा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये जो आपका इसमें दिख रहा है कुत्ता, ये जो आपका इसका कान लगा है वो खरगोश का लगा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में बच्चों वाला है, क्योंकि आपको अध्याय 4 में पढ़ना है और आपको ये EVS है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगी बाद में। हालांकि पॉइंट जो है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए उसको देखना जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले हैं, जैसे देखिए वह जीव जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुअर है, जिराफ है, बिल्ली है, हाथी, भैंस, हिरन, ये जो आपके जानवर है देखिए इसका जो कान रहता है वो ऊपर दिखाई देता है। और यहाँ पे इसी प्रकार दिया था कि वह जीव जिनके जो है कान बाहर दिखाई नहीं देते वो कौन है। तो यहाँ पे देखिए मछली है, मछली के कान बाहर दिखता है, नहीं दिखता है। मेढक उसी प्रकार से है, सांप में भी कान नहीं दिखता है, चींटी में भी नहीं दिखता है, छिपकली में भी नहीं दिखता है, चिड़िया जितने भी रहते हैं उसमें भी कान बाहर से नहीं दिखता है। इसका कान ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कान होता है लेकिन ये दिखता नहीं है। आपको ये याद रखिएगा, किसी के शरीर में छिद्र के रूप में रहता है या अंदर रहता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पूछेगा और छांटने के लिए देगा। तो आपको नया नया सुनिएगा जब एग्जाम में, तो उस समय आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा और कन्फ्यूजन में आप गलती कर लीजिएगा। लेकिन एक बार वहीं पढ़ लीजिएगा तो वहाँ पे जाने के बाद आप पूरा कॉन्फिडेंस से बना के आइएगा। और यही आपको एग्जाम में नया नया क्वेश्चन मिले कि हम बताइए इसमें से किसके कान नहीं होते हैं और ऑप्शन दे दे इधर उधर घुमा के, तो आपको वहीं फंस जाइएगा। तो यहाँ पे इसलिए इसको हल्का है लेकिन इसको एक बार देखना जरूरी है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे दिया गया कि पत्ते की तरह कान वाले जानवर कौन होते हैं, जिसका जो कान होता है वो पत्ते की तरह होता है। तो यहाँ पे देखिए खरगोश का, देखिए खरगोश का जो कान रहता है एकदम पूरा खड़ा ऐसे पत्ता की तरह रहेगा। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सर के ऊपर कान वाले जानवर कौन है, तो सर के ऊपर किसका कान रहता है, तो चूहा का रहता है। उसी प्रकार देखिए सर के दोनों तरफ कान वाला जानवर, तो सर के दोनों तरफ किसका रहता है, कुत्ता रहता है। देखिएगा सर के दोनों तरफ, एक तरफ बाएं और एक तरफ दाएं रहता है। उसी प्रकार देखिए बच्चे देने वाले जानवर कौन है, तो बच्चे देने वाले जानवर अभी हम आपको बताए हैं, गाय हो गया, बिल्ली हो गया, जिराफ हो गया, सुअर हो गया। और अंडे देने वाले बच्चा अभी हम देखें आपको कौन है, तो आपको मछली हो गया, चींटी हो गया, कौवा, छिपकली, बत्तख, मेढक, मुर्गा, ये सब क्या देता है, अंडा देता है। तो आपको अंडा देने वाला और बच्चे देने वाला जीव तो आपको सबको मालूम होगा। अब हम देखिए अध्याय 4 में दिया गया है त्यौहार और मेला। तो यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था। त्यौहार और मेला में देखिए यहाँ पे फिगर बता दिया गया है और यहाँ पे खाली सन दिया गया था कि इसका नाम लिखिए कि कौन सा पर्व मनाया जा रहा है। जैसे देखिए ये जो पहला इसमें देखिए लोग पटाखा बजा रहे थे, ये दिवाली मना रहा है। इसमें देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए गुरुद्वारा है या गुरुद्वारा बोल रहे हैं, ये आपको यहाँ पे देखिए मुस्लिम लोग हैं और ये ईद मना रहे हैं, ये मस्जिद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ईद, यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक क्रिसमस ट्री है, यहाँ पे देखिए बच्चा सब क्रिसमस के साथ खेल रहा है, तो ये क्रिसमस मना रहा है। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और मेला वाला के बारे में बताया गया है कि हाँ हम लोग सब दोस्त घूम कर मेला जाते हैं, यही सब है, एंजॉय किए थे, बस यही चीज़ है। उसके बाद इसके देखिए इस बुक के लास्ट में दिया गया था गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको मालूम होगा। ये आपको सिख गुरु के जो है 10वें गुरु थे और इनका जन्म जो था आपको पटना साहिब में हुआ था। यहाँ पे देखिए पटना का जो मंदिर है आपका गुरुद्वारा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका जो तख्त मंदिर साहब जो गुरुद्वारा है। और उसी में देखिए लंगर भी व्यवस्था चलता है, जहाँ से लोगों को मुफ्त खाना और
यहाँ पे मिलता है। तो ये चीज़ें थी। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या इनके बारे में लिखा गया था आपके बुक में कि सिख के जो पूजन स्थल होते हैं उसको हम लोग गुरुद्वारा बोलते हैं। पटना साहिब में जहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो तख्त हरमंदिर साहिब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा। और यहाँ सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है जिसे लंगर कहा जाता है। और लंगर के लिए सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और भोजन सामग्री लाने, धोने, काटने, पकाने, परोसने का जो काम होती है वो सब कोई मिलकर करता है। साथ में आपको जो बर्तन भी साफ़ होता है वो भी आपको सब कोई मिलकर करता है। तो ये आपको यहाँ से याद रखिएगा सिख के बारे में। और चलते हैं आगे हम लोग। अब आगे यहाँ पे जो है देखिए इसमें दिया गया था, जैसे इस अभ्यास में दिया गया था इस चैप्टर के, कि एक तरफ पकवान दिया गया था और यहाँ पे त्यौहार, यानी आपके कौन सा जो पकवान है किस त्यौहार में यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए पुआ, आपको मालूम होगा पुआ कब बनता है, तो होली में बनता है। क्योंकि देखे होंगे पुआ और मीट बहुत कोई खाता है, तो होली में क्या बनता है, पुआ बनता है। उसी प्रकार देखिए सत्तू जो होता है आपको अधिकतर की अगर हम बात करें तो ऐसा बहुत बार बनता है, लेकिन जो मेष क्रांति होता है उसमें ज़्यादा बनता है। लड्डू और धान का लावा कब बनता है, तो आपको दीपावली के समय बनता है। उसके बाद देखिए दही चूड़ा तिलकुट कब हम लोग खाते हैं, कब बनता है, तो ये मकर संक्रांति के समय बनता है खिचड़ी में। रोटी मलीदा कब बनता है, तो ये रामनवमी जब होता है तो रोटी मलीदा बनता है। केक कब बनता है, तो ये क्रिसमस में बनता है। उसी प्रकार देखिए खिचड़ी, तो खिचड़ी कब बनता है आपको ये कमेंट करके बताइए, आपको मालूम होगा। हलवा की बात करें तो हलवा जो होता है आपको अधिकतर ईद में बनता है। मड़ुआ की रोटी जो है आपको जीवित पुत्र का जो व्रत होता है उसमें बनता है। और झिगनी की तरकारी यहाँ पे कब बनता है, तो यहाँ पे हमको नहीं मालूम था। झिगनी का तरकारी जो है आप लोग को मालूम होगा, ज़्यादा लेडीज लोग को जो आपको हमेशा जो है व्रत करते रहती है। तो वहाँ पे आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि झिगनी का तरकारी जो है आप किस पर्व में बनाती हैं। तो यहाँ से आप देख लिए। अब आगे हम बात करते हैं अध्याय नंबर 5 में। अध्याय नंबर 5 में दिया है कि स्वाद अलग अलग। तो यहाँ पे यह इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपके बुक में दिया गया था जीभ के बारे में, दांत के बारे में, तो इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के यानी डिटेल में कवर करेंगे ताकि जो है इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे तो नहीं छूटे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि चबा कर भोजन करने वाले जानवर कौन कौन होते हैं, जो चबा कर खाना खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हिरन हो गया, बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, घोड़ा हो गया, ये सभी जो है खाना को चबा कर खाता है। वहीं आपको चूस कर दिया था कि चूस कर भोजन करने वाले जानवर कौन होता है। तो देखिए तितली है, देखिए फूल का जो रस होती है चूसती है। छिपकली है, वो भी देखिएगा चूस के खाती है। मच्छर हो गया, खटमल हो गया, ये सब जो जानवर है चूस कर भोजन करने वाले। उसी प्रकार देखिए निगल कर भोजन कौन करते हैं, तो आपको मेढक है, देखिएगा मेढक का जीभ निकालेगा लंबा, एक के बार में खींच लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये निगल कर खाता है। उसी प्रकार मोर है, छिपकली का भी देखिएगा जीभ वैसा ही होता है और अंदर जाके बाद में ये चूसता है। तो यहाँ पे छिपकली जो है निगल कर भोजन करने वाला में आ जाएगा। और सांप जो होता है वो भी जो है आपको निगल कर भोजन करता है। तो ये आपको चीज़ें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपके बुक में जो है जीभ के बारे में पढ़ना था। तो जीभ जो होता है एक आपका पेशियों का बना होता है, इसलिए इसको पेशी अंग कहते हैं। और जीभ पे छोटे छोटे यहाँ पे देखिए आपको डॉट पाया मिल रहा होगा, ये आपको स्वाद कलिका होता है और इसी के माध्यम से जो है हम लोग स्वाद का पता ले पाते हैं। उसी प्रकार जीभ जो होता है हमें साफ और स्पष्ट बोलने में भी मदद करता है। आप देखे होंगे किसी व्यक्ति का थोड़ा जीभ टेढ़ा हो गया, वो मोटा वोटा हो गया होगा, तो उसका जो आवाज़ है स्पष्ट नहीं निकलता है। उसी प्रकार देखिए जीभ के बारे में अगर हम बात करें, देखिए जीभ का जो अगला भाग होता है वह मीठा स्वाद देता है, जो पिछला भाग होता है वह कड़वा स्वाद देता है। जबकि यहाँ पे पार्श्व भाग यानी आपके जो इधर देख रहे हैं ये वाला भाग, ये जो पार्श्व भाग होता है वो आपको खट्टा और नमकीन का अनुभव कराता है। और बीच वाला जो आपका भाग होता है उसमें कोई स्वाद नहीं होता, यानी वह स्वादहीन होता है। तो ये आपको जीभ के बारे में जो है थोड़ा मोड़ा याद रखिएगा। आगे अब हम देखेंगे, देखिए आपके बुक में जो है आपके दांत के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है कि कौन कौन सा दांत होता है। जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे कृंतक लिखा गया है, चवर्णक है, रजनक है। तो ये आपको कौन कौन दांत होता है, चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस फिगर में, यहाँ पे देखिए आपको इस फिगर में तो आपको दोनों जबड़ा दिख रहा है और यहाँ पे जो फिगर है आपको एक जबड़ा मान लीजिए आपको ये नीचे वाला ही है। तो ये जो आपका नीचे वाला जबड़ा है देखिए इसमें बताया गया है। और नीचे वाला जबड़ा को भी आपको है जो यहाँ पे इसको दो भागों में बांट कर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे दो भागों में मान लीजिए बांट दिए, यानी आपको ये पूरे मुंह के जो दांत का है आपको ये 1/4 हिस्सा हो गया। अब यहाँ पे 1/4 को हम लोग अगर पढ़ लेते हैं और इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो आपका जो मुंह में जितना दांत है वो आपको आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए हाफ में अगर हम इधर ये वाला जो दांत देखें 1 और 2 के बारे में, तो 1 और 2 जो दांत है उसको हम लोग बोलते हैं इंसाइजर यानी कृंतक बोलते हैं। उसके बाद जो एक दांत आता है तीसरा नंबर का, उसको हम लोग बोलते हैं रदनक। उसी प्रकार देखिए उसके बाद फिर देखिएगा तो आपको इधर 2 दांत आता है, 2 दांत होता है जो आपको क्या है, इधर आपको अग्र चवर्णक जिसको हम लोग बोलते हैं प्री मोलर, और लास्ट में जो 3 दांत होता है उसे हम लोग बोलते हैं मोलर यानी चवर्णक। तो ये आपको दांतों का टाइप है। अब यहाँ पे देखिए जो 8 दांत हम लोग देखे हैं, तो यहाँ पे 8 दांत अगर याद कर लीजिएगा और उसमें 4 से गुना कीजिएगा तो आपको पूरा दांत जो है फार्मूला निकल जाएगा। जैसे देखिए एक है इंसाइजर जो हम लोग देखे हैं, आपको जो 2 दांत यहाँ पे था तो ये 2 हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपका है कैनाइन जिसको हम लोग बोलते हैं रदनक, तो ये आपको चीरने फाड़ने वाला होता है, ये आपके मुंह में एक साइड में, यानी अगर बात करें तो आपका 1 है। उसी प्रकार बात करें देखिए प्री मोलर का, तो प्री मोलर देखिए अभी हम लिखे 4 और 5 नंबर दांत, ये आपका 2 है।
उसी प्रकार देखिए आपका 3 नंबर 6, 7 जो 8 है वो आपका मोलर है और ये 3 दांत है। तो ये आपको हो गया क्या, यानी आपको 1/4 दांत हो गया, और यानी आपका एक जबड़ा का ये आधा दांत हो गया। अब यहाँ पे चौथाई है तो हम लोग इसमें सबसे अगर 4 से गुना करेंगे तो आपका ये दंत शत्रु आपका मान लीजिए निकल जाएगा। तो यहाँ पे सीधा देखिए आपको ट्रिक याद रखना है, जैसे देखिए ICPM याद रखिएगा, ICPM याद रखिएगा, 1-2 बार बोलिए, लिखिए ICPM तो याद हो जाएगा। और चल रहा है 2023, लेकिन हम इसको 2123 लिखेंगे, याद रखिएगा। चल रहा है अभी 2023 लेकिन हम लोग 2123 लिखेंगे, क्योंकि आपको मुंह में तो 0 दांत कहीं होगा नहीं, तो 0 का मतलब कम से कम उसको 1 बना दीजिए। तो याद रखिएगा आपको 2123। तो यहाँ पे 2123 हो गया, क्योंकि आपको ये 1/4 था तो हम इसमें 4 से गुना करेंगे आपके पूरा मुंह में दांत निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 4 में सबसे गुना कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 4 3 ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये फिर आपका 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 12 8 20 4 24 8 32। तो आपको मुंह में देखिए 32 दांत निकल गया। और पूछे एग्जाम में कि हाँ आपके मुंह में पूरा जो है कैनाइन कितना होता है, तो आपको यहाँ से क्या होता है 4 हो जाएगा। प्री मोलर कितना होता है तो आपको 8 हो जाएगा। मोलर कितना होता है तो 12 होता है। और फिर आपको इंसाइजर कितना होता है तो 8 होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब बना लीजिए, कन्फ्यूजन भी दूर नहीं आपका दूर हो जाएगा। अब यहाँ जैसे देखिए आपके बुक में जो दिया गया था, तो देखिए इंसाइजर ये होता है, देखिए इंसाइजर का जो ऐसा दांत होता है जो यहाँ पे दिया गया है, जो कृंतक बोलते हैं, जो सामने रहता है। और देखिए रदनक है जो चीरने फाड़ने का काम आता है आपको यहाँ पे, और एक आपका है मोलर। तो मोलर आपका जो चवर्णक होता है, तो यहाँ पे ये प्री मोलर और जो मोलर है इसको एक ही में शामिल कर दिया है आपके बुक में। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे मोलर और पूछेगा, देखिए प्री मोलर और मोलर को यह एक ही में कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये है प्री मोलर और मोलर, मान लीजिए ये आपको दोनों दांत को आपके बुक में एक ही दिया है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, यानी आपको एक तरफ अगर हम बात करें पूरे मुंह में, यानी आपको एक साइड में, तो आपको पूरा ये 5 है और इसमें 4 में गुना कीजिएगा तो ये 20 जो दांत है आपके पूरा मोलर में आ जाएगा, यानी आपके बुक के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए दांत के बारे में अभी हम देख लिए। अब यहाँ पे देखिए इंसाइजर जो था क्या करता है, आपको काटने का कार्य करता है, यानी कृंतक। तो क से कृंतक और क से काटने का काम करता है। देखिए कैनाइन होता है जो रदनक होता है, जिसको चीरने फाड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए हो गया प्री मोलर जो होता है पीसने और चबाने का, और मोलर जो होता है पीसने और चबाने का कार्य करता है। इसलिए आपके बुक में जो है इन दोनों को एक ही में समाहित कर दिया गया था आपको चवर्णक के नाम से। तो यहाँ पे आप देख लिए। अब हम बात करते हैं, देखिए दूध के दांत जो होते हैं कितने होते हैं, तो आपको मालूम होगा 20 दांत होते हैं दूध के, और ये 8 वर्ष या 7 वर्ष में के बीच में देखिएगा बच्चों में ये दांत गिर जाते हैं, फिर से नए दांत जमते हैं। उसके बाद देखिए दांतों की जो सबसे ऊपरी सतह रहती है, जो आपका सतह रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनेमल। और ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, जो कैल्शियम एनेमिल और आपके लवण और प्रोटीन से मिलकर ये बने होते हैं। तो देख लिए। अब यहाँ पे देखिए आपके बुक में देखिए खाली स्थान भरने के लिए दिया गया था आपको एक्सरसाइज के रूप में, कि यहाँ पे देखिए काटने वाला दांत, जो काटने वाला दांत अभी बताए हैं, क से काटने वाला, क से कृंतक, तो आपको ये कृंतक हो गया। और यहाँ पे देखिए इसे क्या क्या खाते हैं, तो आप देखिएगा, आपको देखिएगा अमरूद जो है आपको सामने वाले दांत से काटते होंगे तो ये कृंतक से काटते हैं। सेब काटते होंगे, मिर्च काटते होंगे, मूली काटते होंगे, गाजर काटते होंगे, ये सब कृंतक का काम है। उसी बार देखिए यहाँ पे है चबाने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं चवर्णक। तो देखिएगा चवर्णक, और खाते में चबाते क्या है, तो जो भी चीज़ खाते हैं देखिएगा आपको लास्ट में ले जाकर चबाना पड़ता है। उसी बार देखिए छीलने वाला है, जिसको हम लोग रदनक बोलते हैं, यानी छीलने फाड़ने वाला। तो देखिएगा आपको गन्ना खाइएगा तो आपको साइड वाला से देखिएगा उसी से चीरना पड़ता है। या आप उसमें देखिए मीट उट खाते हैं तो देखिएगा मीट खाइएगा तो उसी से खाना चीरना फाड़ना पड़ता है। तो ये आपको हो गया छीलने वाला। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए किस प्रकार के दांतों को अलग अलग नाम से ये नाम होते हैं। जैसे काटने वाला को क्या बोलते हैं, तो क से काटने वाला, क से कृंतक यानी इंसाइजर। छीलने वाला जो है आपका रदनक हो जाता है, क्योंकि इससे हम लोग छीरते फाड़ते हैं, तो आपको ये रदनक हो गया, कैनाइन हो गया। और चबाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। यहाँ पे गोलर नहीं मोलर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो चवर्णक बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन सा दांत जो है किस औजार की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए पिलास की तरह कौन जानवर दांत जो है काम करता है। तो यहाँ पे देखिए पिलास जो होता है वो आपको देखिएगा किसी चीज़ को छीलने के रूप में देखिएगा। जैसे पिलास जो होता है देखिएगा आपका तार छीलते होंगे आपके घर में लगाने के लिए, तो ये छीलने का काम कर रहा है, यानी आपको ये रदनक का काम कर रहा है। देखिए कैनाइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए खरल की तरह कौन होता है, तो यहाँ पे ये होता है खरल, मतलब होता है चबाने वाला, तो आपको मोलर हो जाएगा खरल। उसके बाद देखिए कैंची की तरह कौन होता है, तो कैंची की तरह आपको कृंतक होता है, जिसको काटने वाला दांत भी हम लोग बोलते हैं। तो ये आपको पिलास की तरह, खरल की तरह और कैंची की तरह भी थोड़ा याद रखिएगा, क्या पता आपको एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि BTBC में आपको दिया गया है इस बुक में। तो आगे हम बात करेंगे कि अध्याय 6 में दिया गया था हरियाली और हम। यहाँ पे देखिए इस बुक में किस टाइप से अब जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि तेल देने वाले पौधे कौन होते हैं। तो कौन पौधा है जिससे हम लोग को तेल मिलता है, तो सरसों हो गया, राई हो गया, तिल हो गया, ये आपको ऐसे पौधे हैं जो हम लोग को तेल देता है। उसी बार देखिए औषधि गुण वाले पौधे कौन कौन होते हैं, तो आपको तुलसी हो गया, हरसिंगार का पता मालूम होगा। ये जो आपका पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, आपको औषधि गुण वाले होते हैं, जो हम लोग के औषधि के रूप में आता है। कांटेदार पौधा कौन होता है, तो कांटेदार देखिए जिसमें गुलाब में भी कांट रहता है, बबूल में रहता है, कैक्टस में रहता है, तो ये कांटेदार पौधा हो गया। छायादार वृक्ष कौन होता है, तो छायादार वृक्ष जो होता है वह पीपल और बरगद होता है। देखिए उसका पूरा पत्ता चारों तरफ फैले रहता है, इसलिए वह ज़्यादा छायादार होता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा कौन होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो देता है वो आपको पीपल देता है,
तो पीपल के बारे में आप याद रखिएगा। और घर के आसपास देखिए दिया था हल्का हल्का चीज़ें जिसमें दिया गया है कि घर के आसपास उगाने वाले पौधा कौन है, तो यहाँ पे आम जामुन अमरूद हो गया, वो घर के देखिए अगल बगल में इसको उगाया जाता है। और जंगल में उगाने वाले दिया था तो आपको साल हो गया, सहतूत हो गया, ये सब चीज़ जो है आपको जंगल में ज़्यादा मिलती है। अब यहाँ पे देखिए आपके बुक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ये आपको जानना जरूरी है। और ये आपके चर्चा था खिजरली गांव के बारे में। खिजरली जो गांव पड़ता है वो पड़ता है राजस्थान में, और यहाँ पे एक पेड़ है उसका नाम है खिजरली पेड़। तो खिजरली गांव में ही पाया जाता है खिजरली पेड़ जो राजस्थान में है। और ये जो खिजरली पेड़ है ये आपको इसमें विशेषता है, इसलिए आपको बुक में दिया गया है। जैसे खिजरली की बात करें तो देखिए राजस्थान में पड़ रहा है, यानी यह रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इस यहाँ पे ये जो आपका खिजरली पेड़ है उसको ज़्यादा जड़ की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी जो लकड़ी होती है वो उस पर कीट का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको फल जो होता है यानी जो फलिया होता है इसकी सब्जी भी बनती है, और इसके जो छाल होता है उससे दवा बनता है, इसलिए यह आपका जो पेड़ है यह इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जो खिजरली जो गांव है इसमें दिया गया था आपके बुक में कि इसमें एक अमृता नाम की लड़की रहती है। तो अमृता जो रहती है वह गाँव में रहती है खिजरली गाँव में। और खिजरली गांव में जो है उस समय आपको राजा का शासन रहता है, तो राजा जो है अपने आदमियों को भेजता है खिजरली पेड़ को काटने के लिए। तो वहाँ पे ये जो आपको अमृता नाम की लड़की रहती है और गांव के अन्य भी लोग रहते हैं, ये लोग उसको पेड़ को काटने नहीं देते हैं और जाके पेड़ से जो है पेड़ को जाकर पकड़ लेते हैं, जिसमें आपको बहुत लोग घायल भी होते हैं, बहुत किसी को मृत्यु भी हो जाता है काटने के दौरान, क्योंकि राजा का जो आदेश मिला था मजदूरों को तो वो तो काटेगा ही। तो लेकिन फिर जब राजा को पता चला ये हिंसक घटना के बारे में, तो राजा ने उसी समय आदेश दिया कि आज के बाद खिजरली गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। तब से खिजरली गांव में पेड़ नहीं काटा जाता है। और राजस्थान में होते हुए भी जो आपका खिजरली गांव है वो पूरा आपको हरियाली भरा हुआ है। तो ये खिजरली गांव की कहानी आपके बुक में दी गई थी। और ये जो आपको अमृता देवी थी, ये आपको अमृता देवी बिश्नोई का जो संबंध है वह खिजरी से है। जब हम लोग पढ़ रहे थे 5वां का EVS तो उसमें एक चीज़ आया था कि बिश्नोई। तो बिश्नोई जो जनजाति होते हैं वो आपको राजस्थान में ही पाए जाते हैं, और ये प्रकृति के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। वहाँ पे आपको समझ लीजिए कि ये जो बिश्नोई जाति के जो लोग होते हैं आपको प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे, और दूसरा जो पहुँचाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, बिश्नोई जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, आपको राजस्थान में पाए जाते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे अगला है कि राजस्थान में अन्य वन्य जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई के नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है, क्योंकि अमृता देवी जो बिश्नोई थी यहाँ पे इस कार्य में बहुत अपना योगदान दी थी। तो ये आपको चीज़ें याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए आपके बुक में दिया गया है कुछ इसमें पौधे दिए गए हैं और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे देखिए इमारती लकड़ी जो होता है ये आपको कौन कौन से पौधे से काम आता है, जैसे सागवान हो गया, शीशम हो गया, ये आपको इमारती लकड़ी कहे जाते हैं, क्योंकि इनसे जो है मजबूत घर का सामान बनता है। उसी बार देखिए साग सब्जी वाला, तो साग सब्जी किस पौधे से मिलता है, देखिए आपको पालक से मिलेगा, बैगन से मिलेगा। अनाज और दाल तो गेहूँ और अरहर आ जाएगा, ये हल्का हल्का चीज़ है। आपको जैसे तेल हो गया तो सरसों राई तिल से मिलेगा। औषधि में देखिए आपका क्या हो गया, आपका अमलतास हो गया, आपका हरसिंगार हो गया, तुलसी हो गया। फल में देखिए आम अमरूद आ गया, फूल में गुलाब चंपा आ गया। तो ये आपको ईजी है जो दिया गया है, तो आपको हम यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हाँ इसमें हम छोड़कर कुछ चल रहे हैं। इसलिए जो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है उसको भी हम लोग इसमें शामिल कर रहे हैं। एक बार इसको पढ़ना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये बुक में क्या क्या दिया है, उसी के अनुसार आपको आगे इसमें थोड़ा एडवांस लेवल पे आप लोग सोच सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आगे देखिए अगला इसमें दिया गया है कि जड़ों का पकड़। तो जड़ों का पकड़ जो है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है कि जड़ के कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जड़ क्या कार्य करता है, वह जो है पौधों को मिट्टी से जोड़ कर रखता है, मजबूती प्रदान करता है, उसको गिरने नहीं देता है, पौधे को पानी पहुँचाता है, फिर आपको मिट्टी अपरदन को रोकता है, और खनिज लवण जो है आपको पौधे तक पहुँचाता है। तो ये सभी जो होते हैं वह जड़ के कार्य होते हैं। अब जब हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में साइंस, तो वहाँ पर देखिए दिया गया था कि जड़ के बारे में कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो जड़ जो है 2 प्रकार के होता है, और इस बुक में जो है आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया गया था, इसलिए यहाँ पे हम इसको शामिल कर लिए। जैसे देखिए जड़ 2 प्रकार का होता है, तो एक होता है मूसला जड़, दूसरा होता है रेशेदार जड़। छठा के साइंस में हम लोग इसको बहुत अच्छे से कवर किए थे, आपको याद होगा। तो मूसला जड़ कौन होता है, तो मूसला जड़ वह होता है जिस जड़ में एक मुख्य जड़ निकल आता है और उसमें जो कई सहायक जड़ जो होते हैं आपको मूसला जड़ के माध्यम से ही निकलता है, उसको हम लोग मूसला जड़ बोलते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको देखिए मूसला जड़ का उदाहरण है। देखिए आपको ये पेड़ जो है, पेड़ के नीचे एक आपका इसमें मुख्य जड़ दिख रहा होगा, और मुख्य जड़ से ही आपको इधर उधर जड़ छोटा मोटा निकला होगा, तो ये आपको हो गया मूसला जड़। और रेशेदार जड़ में क्या होता है कि इसमें रहता है कि एक भी जो है इसमें मूसला जड़ जो है नहीं रहता है, यानी आपको एक जो है मेन जड़ नहीं रहता है, और इसमें जो जड़ होता है वह सभी बराबर साइज में रहता है, यानी आपको सभी बराबर इधर इधर निकला रहता है। तो ये आपको हो गया रेशेदार जड़, यानी रेशा की तरह रहता है तो रेशेदार हो गया। और मूसला की तरह यानी आपको मूसल की तरह रहे, समझ लीजिए आपको ये क्या हो गया, ये आपको मूसला जड़ हो गया। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम में आपको जो इस बुक में दिया गया था, आपके जो चौथा EVS में देखिए आपको बताया गया था कि जैसे मूली का पौधा है, देखिए मूली का पौधा कैसा, आपको ये मूसला जड़ का आपको उदाहरण। जैसे देखिए आपको पूरा एक जड़ है और इधर छोटा छोटा आपको देखिएगा इसमें रेशा निकल रहा है, जैसे मुरई उखाड़िएगा तो देखिएगा आपको पता चल जाएगा। उसी पर देखिए ये घास है, तो घास में देखिए आपको एक जो है इसे का है, ये आपका रेशेदार जड़ का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक मेन जड़ नहीं रहता है, इसमें चारों तरफ से आपको इस तरह रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये रेशेदार जड़ बोलेंगे। तो ये आपको ये 2 प्रकार के जड़ जो होते हैं इसके बारे में आपको
पता चल गया होगा। अब देखिए आपके बुक में लास्ट में एक दिया गया था, क्या आप जानते हैं? और इसमें जो चर्चा दिया गया है वो आपको बुक में जो है आपको दिया गया था कि ओक जो है एक पेड़ जो था उसके बारे में बताया गया है। और ये जो आपका ये ओक जो होता है वो रेगिस्तानी पेड़ है और ये आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में ओक नामक एक वृक्ष होता है और इस पेड़ की जो ऊंचाई होती है वह आपके कमरे की दीवार के लगभग बराबर होती है और पत्तियां जो होती है इसमें बहुत कम होती है। यह पेड़ ऊपर जितना होता है और इससे 30 गुना जो है यह आपका इसका जो जड़ रहता है वह ज़मीन के गहराई तक जाता है। इसकी जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुंचती तब तक यह बढ़ती जाती है और जिस तरह पानी मिल जाता है उसके बाद वह छोड़ देता है। और फिर बाद में देखिएगा जब राजस्थानी इलाका में जब पानी की कमी हो जाती है आपको ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे इसी जड़ से जो है आपको वहाँ के लोग जो है पानी निकालते हैं। तो ये आपको पॉइंट दिया गया था आपको ओक के बारे में और ये पाया जाता है कहाँ पे? तो ये ऑस्ट्रेलिया में और ये एक रेगिस्तानी पौधा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यही आपके ओक का वृक्ष है, यहाँ पे देखिए ओक का यहाँ पे बीज है और ये आपके ओक हो गए। अब हम आगे बात करेंगे अभ्यास में। देखिए 8 में, अभ्यास 8 में देखिए देख तमाशा। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, आपको थोड़ा मोड़ा दे दिया है मेला वाला के बारे में, क्या क्या मिलता है, कौन कौन मेला जा रहा है परिवार के साथ, यही सब चीज़ें इसमें चर्चा थी। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको अगर हम बात करें जो इसमें इंपॉर्टेंट लगा है हमें, यहाँ पे दिया गया था आपको राज्यों के नाम लिखिए और यहाँ पे उसमें जो है अवसर कौन कौन होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है आपको मकर संक्रांति होता है, उसमें मेला लगता है। जैसे बिहार में हो गया तो अनंत चतुर्दशी हो गया, दिल्ली हो गया तो उसको हम लोग मेष क्रांति बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ दी गई है आपको ये पतंग उड़ाने के समय में दी गई है कि बताइए कि हाँ राजस्थान में पतंग जो उड़ता है वो किस अवसर पर उड़ता है, तो मकर संक्रांति में उड़ता है। बिहार में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आपको बिहार में पतंग उड़ाई जाती है, तो बिहार के बारे में है तो इंपॉर्टेंट है अनंत चतुर्दशी याद रखिएगा। और दिल्ली में जो है पतंग उड़ाया जाता है मेष क्रांति के अवसर पे, तो ये आपको थोड़ा मोड़ा जानकारी याद रखना है। उसके बाद 9 में जो क्या है, 9 में तो देखिए मामा जी घर आए। तो यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा आपको जानकारी कुछ भी पॉइंट नहीं था। मामा जी उसके घर आते हैं, उसके मम्मी से राखी बनवाते हैं, मामा का उसमें बेटा रहता है बेटी रहती है, तो इसमें रिलेशन हो गया कि हाँ मामा का बेटा क्या लगेगा। इसी प्रकार इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ था नहीं, तो इसको इसमें शामिल नहीं किया गया। उसके बाद देखिए आपको दिया गया था कि अध्याय 10 में दिया गया था कि छठ पर्व और बच्चे। तो यहाँ पे देखिए छठ पर्व में बच्चे सब कितने एंजॉय करते हैं, आपको यहाँ पे देख भी सकते हैं फोटो में। तो छठ के बारे में दिया गया था कि छठ पर्व जो होता है वह बिहार की सबसे प्रमुख त्यौहार है, आपको सबको मालूम होगा। छठ पूजा जो होता है आपको बिहार में 2 बार मनाया जाता है। जो मेन होता है वह कार्तिक मास वाला होता है और एक और होता है चैत मास वाला। तो ये 2 होता है कार्तिक मास और चैत में, और ये सबको मालूम होगा। इसमें बिहार के है तो इसमें नहीं जानना इसके बारे में समझ लीजिए। अब उसके बाद छठ पूजा जो होता है वह 4 दिनों को होता है। तो ये आपको बुक हमको मिला है थोड़ा ऑनलाइन, जैसे हम लेडीज़ से तो किसी से पूछे नहीं है। अगर आप जानते हैं कोई अगर इसमें कोई करते होंगे पूजा या आपको लेडीज़ और लड़कियों को ज़्यादा मालूम रहता है तो आप बता दीजिए कि हाँ छठ पूजा जो होता है वह 4 दिनों में कौन कौन दिन आता है, या 4 दिन का होता है या 6 दिन का होता है, आप एक बार कमेंट की जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए छठ पर्व में भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, आपको मालूम है। जैसे देख लीजिए फोटो में भी छठ जो होता है उसमें भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है आपको सुबह होते हुए। उसके बाद देखिए छठ पर्व में बनाए गए प्रसिद्ध व्यंजन क्या होता है, तो छठ में सबसे ज़्यादा जो है आपको ठेकुआ बनता है, वो ठेकुआ चढ़ता है, याद रखिएगा। और छठ पर्व में स्त्रियाँ जो है जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती है, तो यही आप यहाँ पे दे रही है, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो आपका दिया गया है कि आपको इसमें पर्व त्यौहार दिया गया है और अन्य उत्सव, और ये बताया गया है कि हाँ ऐसा इसमें भरिए कि जब परिवार के लोग सभी सदस्य आपको किस अवसर पे जो है एकत्रित होते हैं। जैसे देखिए होली में होता है तो आपको देखिएगा सब लोग जो है आपको पर्व त्यौहार में देखिएगा आपके आसपास के लोग जितने भी परिवार के लोग हैं वो एकत्र हो जाते हैं। उसके बाद छठ में देखिए जितने भी लोग बाहर रहते हैं सबको आकर अपने घर में साथ में मिलकर छठ मनाते हैं, तो ये आपको पर्व त्यौहार हो गया। हालांकि अगर अन्य उत्सव की बात करें, देखिए जैसे विवाह कार्यक्रम होता है तो जितने भी लोग रहते हैं आपके घर में परिवार में सब कोई क्या होता है आपको सदस्य एकत्रित हो जाते हैं। उसी के बाद देखिए गृह प्रवेश होगा तो उसमें भी सब लोग आ जाएंगे। देखिए संस्कार कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें भी सब लोग जो आपके परिवार के लोग हैं वह सब कोई आ जाएंगे, या अन्य भी कोई आप घर में आपका जब पूजा पाठ हो रहा है तो उसमें देखिएगा जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो लोग एकत्रित होते हैं। तो ये आपको चीज़ें दी गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछने का चांस नहीं है, लेकिन आपको एक बार ज़रूर इसको देखना बनता है। अब हम आगे देखेंगे दिशा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हम लोग एक्स्ट्रा कुछ ऐड किए। जैसे देखिए आपको जब हम लोग पढ़ रहे थे आपको इसमें दूसरा जैसे EVS था शायद, या आपको साइंस था, तो उसमें दिया गया था आपको चैप्टर ये, और जो 11 जो चैप्टर है 11 नंबर इस बुक का, उसमें दिया गया है आओ नक्शा बनाए। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा जो है मुख्य रूप से 4 दिशा होती है, आपको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये आपको 4 तो मुख्य हो गया, लेकिन आपके बुक में जो पीछे हम लोग कवर कर रहे थे आपको छठा का साइंस था या कोई बुक था जिसमें दिशाएं नामक चैप्टर पढ़ना था, आपको साइंस ही था, और उसमें जो दिशाएं दी गई थी आपको ये 4 मुख्य दी गई थी। उसके अलावा दी गई थी कि कुल दिशाएं जो होती है वह 10 होती है। 10 कैसे होती है, तो 4 तो आपका ये मुख्य हो गया उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उसके बाद आपको ये बीच वाला जो देखना है ये आपको उत्तर पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम, और फिर आपको दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण पूर्व। तो ये 4 और आपके जो मेन 4 हो गए, ये आपके टोटल 8 हो गए यहाँ पे। बाकी इसके 2 जो अन्य बच रहे हैं वो कौन कौन होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। एक आपका दिशा होता है कि सिर से ठीक ऊपर का, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनिथ,
उसी प्रकार एक और होता है कि आकाश और पैर के नीचे, तो वो आपको होता है नादिर यानी पाताल। तो यहाँ पे जेनिथ और नादिर जो होता है ये अन्य 2 आता है, और बाकी जो आप ऊपर 8 देख चुके हैं, टोटल मिलाकर 10 होता है, लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं तो 4 ही होते हैं। यहाँ पे आपको याद रखिएगा। और भारत की चारों दिशा में देखिए क्या दिया हुआ है आपको, ये बुक में दिया गया था, इसमें हम अपने से कुछ नहीं जोड़े हैं। देखिए चारों दिशा में भारत के दिशा में कौन कौन दिया गया है, इसमें सीधा एक लाइन में दिया गया था कि हाँ भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है, फिर दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल है, पश्चिम में अरब सागर है, ऐसे इसमें लिखा गया था। तो यहाँ पे हम लोग आपको नक्शा के माध्यम से बता दिए हैं, क्योंकि ये नक्शा वाला चैप्टर था और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फिर देखिए उसी प्रकार अगर पूछ ले कि बिहार में चारों वो क्या है, तो इसके उत्तर में क्या है, नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में इधर उत्तर प्रदेश है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी जो है मैप से याद रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए आपको नक्शा के रंग का प्रयोग कैसा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा कि जो नक्शा होता है, जो मैप होता है, उसमें जलाशय को किस कलर से दर्शाते हैं तो नीला रंग से, पर्वत को किस रंग से दर्शाते हैं तो भूरा रंग से, पहाड़ को कब किससे दिखाते हैं तो पीला रंग से, मैदान को तो हरा रंग से। तो ये आपको थोड़ा पॉइंट जो है आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे। देखिए आपके कुछ जो इसमें अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई जो है फिगर देकर क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि ये जो आपका लाइन दिख रहा है वह किसका जो है प्रतीक है मैप में, तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे जो लाइन रहता है वह रेलवे लाइन का होता है, तो यहाँ पे रेलवे लाइन हो जाएगा। ये देखिए आपका जो ये जो चीज़ें है वो आपको पक्की सड़क है, मान 2 लाइन ऐसे पा दिया तो पक्की सड़क हो गया, और इसी में आपको ऐसे डॉट दे दिया तो आपको हो गया कच्ची सड़क। तो कच्ची सड़क और पक्की सड़क में अंतर यहाँ पे देखते चलिएगा। अब हम आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो आपको लाइन होती है, देखिए आपको इस प्रकार होती है, एक बड़ी रेखा एक डॉट, फिर बड़ी रेखा एक डॉट। उसी प्रकार देखिए राज्य की अगर सीमा की बात करें तो राज्य की सीमा देखिए कैसे होती है, फिर आपका इसमें एक बड़ा है और एक डॉट है, लेकिन आपका थोड़ा इसमें पतला लाइन रहता है। आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा से देखिए थोड़ा पतला है, बाकी जब इसमें थोड़ा सेम मिलेगा, लेकिन जो लाइन जो है आपको थोड़ा पतला रहता है। जबकि जिला की लाइन अगर पूछे, देखिए जिला का जो है आपको बराबर डॉट मिलेगा सभी, तो वो आपको जिला के अंदर जो आपको लाइन दिखाया जाता है आपको इस प्रकार आता है जिला दिखाने के लिए। नदी का देखिए कैसे दिखता है, तो नदी का आपको ऐसे दिखाया जाता है, और ऐसे तीर के रूप में ऐसे, और इसमें बीच में पानी बहते रहता है, तो ये नदी के रूप में हो गया। नहर को देखिए, नहर को कैसे दर्शाते हैं, तो ये आपका नहर का हो गया। उसमें देखिए घास को कैसे दिखाते हैं, तो देखिए घास जो है आपको ऐसे दिखता है, उल्टा तीर रहता है। ये आपको ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि घास का जो चित्र कैसे रहता है, तो ये आपको ऐसे रहता है। पेड़ का देखिए आपको पेड़ ऐसे दिख रहा है। तो सड़क पुल देखिए, सड़क पुल है तो पुल तो पता चल गया होगा, यहाँ पे देखिए सड़क है और इसमें पुल बनाया गया है, ये आपका सड़क है, तो याद रखिएगा। उसी प्रकार देखिए गिरजाघर का देखिए, तो यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह रहता है गिरजाघर में, तो ये आपको तो पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए मस्जिद में पता चल जाएगा, क्योंकि ऊपर एक गुम्बद रहता है, मंदिर का पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको क्या है, तो कुआं और यहाँ पे तालाब। देखिए कुआं और तालाब में अंतर है। देखिए कुआं जो है आपको यहाँ पे देखिए 2 इसमें हेड वृत्त बनाया गया है, एक आपको कलर है और एक खाली है, तो वो कुआं हो गया। जबकि तालाब की बात करें, देखिए आपको बादल बना दिया है और आपको एक तालाब बना दिया है, तो ये तालाब का हो गया। तो आपको बुक में दिया गया था आपको, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए अध्याय 12 नंबर दिया था कि अपना प्यारा घर, तो यहाँ पे इसमें कुछ पॉइंट ज़्यादा जो है इसमें ज़्यादा नहीं दिया था, लेकिन चलिए उसको देख लेते हैं। तो एक आपका इसमें दिया गया था कि बयां पक्षी जो होता है, बयां पक्षी जो होता है अपना घोंसला जो बनाता है वो आपको लटकता हुआ घोंसला बनाता है। देखिएगा जो पेड़ पर लटकता हुआ एक घोंसला होता है और वो बनाता है कौन, तो आपको ये बियर बर्ड यानी आपको बयां पक्षी। उसी पर देखिए एक होती है दर्जन चिड़िया, और ये अपना घोंसला जो होती है वो पत्तों को सील कर बनाती है। तो यहाँ पे देखिए दर्जन मतलब दर्जी, और दर्जी कपड़ा सीलता है, तो ये भी आपका सील कर घर बनाता है पत्तों का, तो यहाँ पे याद रखिएगा। बुलबुल जो होता है अपना जो इसके जो घोंसला होता है वो बरगद के पेड़ पे बनाता है, और जो चमगादड़ होता है वो केवल रात में दिखाई देता है, वो दिन में नहीं दिखाई देता होगा, क्योंकि देखिए घर के जितने भी छप्पर आता है उसमें जाके ये बांस में घुस जाता है, और ये कहीं पेड़ पे जाके भी छुप जाता है, तो ये आपको थोड़ा याद रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे। आगे यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिया गया था कि इसमें पक्षी का नाम और घोंसला जो है कहाँ बनाती है। जैसे देखिए कौवा, कौवा जो होता है आपको पेड़ पे बनाता है। अब देखिए कौवा का डाली जो पेड़ जो रहता है, इसका जो घोंसला वह पेड़ पे बहुत ऊंचाई पे रहता है, तो यहाँ पे पेड़ के ऊपर डाली वो बनाता है। कबूतर जो होता है वह देखिएगा घर के छत पे देखिएगा हमेशा आके टिका रहता है, और तोता जो होता है वह कोटर, एक कोटर नामक होता है, आपको कहीं भी जाके बस जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोटर हो गया। दर्जन जो चिड़िया रहती है आपको बताए हैं कि पत्ते को सील कर बनाती है। उल्लू जो रहता है वह आपको घर नहीं बनाता है, वह पेड़ पर जाकर ऐसे बैठा रहता है और उसी पे सो जाता है, तो ये हो गया आपका उल्लू के बारे में। गौरैया की बात करें तो गौरैया जो होता है वो मनुष्य के घर में जाके वास करता है, या आपको देखिए कहीं खोप वोप होगा, आपका पुराना घर होगा तो उसमें जाकर ये जाकर रहता है। कठफोरवा जो होता है वो पेड़ में छेद कर देता है, क्योंकि उसका जो कठफोरवा देखिए काठफोरवा यानी आपको काठ को फोड़ के बनाता है, और उसका जो चोंच रहता है बहुत मजबूत रहता है, इसलिए वो पेड़ में छेद करके घोंसला बनाता है। नीलकंठ के बारे में हमको पता नहीं चला है, तो आपको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए बया पक्षी, अभी बताए हैं आपका जो बया पक्षी होता है यानी जो बियर बर्ड, वह डाल से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे देखेंगे अब लोग 13 नंबर अध्याय में दिया गया है कि खेत से घर तक। तो यहाँ पे चलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको देखते हैं। सबसे पहले दिया है कि जाड़े में उगाया जाने वाला फसल कौन होता है, तो जाड़े में जो फसल उगता है उसको हम लोग बोलते हैं रबी फसल। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप जाड़ा को कर दीजिए गर्मी, तो ये आपको गर्मी में हो गया। जो गर्मी में फसल उगता है उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल। और गर्मी में कौन कौन फसल उगता है, जैसे देखिए आपको धान उगाया जाता है, अरहर हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया,
ज्वार हो गया, तिलहन हो गया, तो ये जो आपको होते हैं वो आपको लोग बोलते हैं क्या, तो आपको ये खरीफ फसल। खरीफ फसल का ट्रिक भी बताए थे पिछले क्लास में कि धान खड़ी अम्मा बजाती है गन्ना, तो यहाँ पे आपको ये गन्ना भी हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ें याद रखिएगा। धान, अरहर, मक्का ये सब आपको गर्मी में फलाए जाते हैं और गर्मी में जो आपका जो फसल उगता है उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए गर्मी नहीं जाड़ा हो जाएगा। तो जाड़ा में कौन कौन से फसल उगते हैं, तो जाड़ा में जो फसल उगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रबी फसल। तो देखिए जाड़ा में कौन कौन फसल उगता है, जैसे आपका सरसों हो गया, जौ हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, राई हो गया, ये सब देखिए आपको जाड़ा में उगाए जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रबी फसल। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए इसका कटाई बुनाई भी, कटाई और बुआई भी देखें। जैसे खरीफ फसल जो होता है यानी आपका जो गर्मी में बोने वाला जो पौधा होता है, देखिएगा उसको हम लोग आपको जून जुलाई में उगाते हैं और फिर आपको सितंबर में अक्टूबर में काट लेते हैं। जैसे देखिए अभी धान का मौसम चल रहा है और चल रहा है जून जुलाई, तो देखिए आपको जून जुलाई में क्या हो रहा है, धान का बुआई हो रहा शुरू हो गया है और फिर आपको छठ के जो पहले होता है यानी आपको दशहरा के समय में इसको काट लिया जाता है, तो आपको ये बुआई और कटाई हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा सोचिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा इसमें रटने का चीज़ नहीं है। जैसे देखिए आपको इसमें बुक में दिया गया था कि बीचर से तैयार होने वाले फसल, यानी बीचर मतलब देखिए बीचर मतलब क्या होता है, यानी आपको बिचरा उखाड़ कर रोपना। जैसे देखिएगा धान का मौसम आ गया है तो देखिएगा धान का बिचरा उखाड़ते हैं हम लोग और बिचरा उखाड़ कर फिर ले जाकर दूसरे खेतों में रोपते हैं, तो उसी को बोलते हैं बीचर। जैसे देखिए इसमें धान हो गया, धान को देखिएगा उसमें बिया उसको उखाड़ कर फिर लिया जाता है उसको दूसरी जगह रोपने। उसी प्रकार प्याज होता है, प्याज का बिया जो है उसमें एक जो है इसमें क्यारी बनाकर गिरा दिया जाता है और उसको उखाड़ कर फिर उसके ऊपर वाला पत्ता काट कर फिर एक एक करके उसको चारों तरफ फैलाया जाता है, तो आपको प्याज हो गया। उसी प्रकार देखिए गोभी होता है, देखिए और मिर्च भी होता है, तो ये सब हो गया आपको बीचर तैयार करने वाले पौधे। उसी प्रकार देखिए बीज से तैयार होने वाले फसल कौन होते हैं, जो बीज से डायरेक्ट बनते हैं। जैसे देखिए गेहूँ हो गया, देखिए गेहूँ डायरेक्ट आपको खेत में छीट कर और उसको हर जो दिया जाता है और वो हो जाता है गेहूँ। उसी प्रकार देखिए मक्का जो है उसको भी इसे छीट दिया जाता है। सरसों हो गया, सरसों भी वही हाल है। उसी बार दलहन हो गया, ऐसे मसूरी हो गया, तो ये सब चीज़ है आपको क्या होती है, बीज से तैयार होने वाली फसल है और ऊपर बीचर से था, तो यहाँ पे दोनों में आप देख लिए। अब यहाँ पे आपके बुक में दिया गया था कि गर्मी में बोए जाने वाला अनाज कौन है और जाड़े में बोने वाला अनाज कौन है, तो यही आपका खरीफ और रबी फसल की बात हो रहा है। तो आपको जाड़े में कौन होता है, तो जाड़े में होता है आपके रबी फसल, तो यहाँ पे रबी फसल भर दीजिए। जैसे गेहूँ हो गया, आपको चना हो गया, मटर हो गया। उसके बाद देखिए गर्मी में, तो गर्मी में खरीफ फसल, यानी खरीफ फसल मतलब क्या हो गया, धान हो गया, अरहर हो गया आपको, तो ये सब चीज़ें इसमें भर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि बीचर से तैयार होने वाला फसल आपको ऊपर बता ही दिए है कि बीज उखाड़ कर, यानी आपको धान हो गया और उसके बाद प्याज हो गया, मिर्च हो गया, तो ये हो गया। और उसके बाद देखिए बीज से तैयार होने वाला तो आपको सरसों हो गया, तिलहन हो गया, गेहूँ हो गया, तो ये सब आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको मसाला का नाम और राज्य का नाम देना था, तो यहाँ पे मसाला जो उगता है यहाँ पे राज्य का नाम भरना था आपकी, हालांकि आपके बुक के फैक्ट में नहीं दिया गया था। उसके बाद देखिए अगला जो है 14 नंबर चैप्टर है कि बाल मेला और खेल, तो यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। बाल मेला यानी बच्चों का खेल क्या होता है, बच्चों के मेला में क्या क्या करते हैं, ये सब चीज़ें थी। जैसे देखिए लड़कों का खेलने वाला कौन खेल होता है, लड़कियों का खेलने वाला कौन होता है, दोनों मिलकर कौन खेलते हैं, ये सब इसमें थोड़ा थोड़ा वर्ड था, तो इससे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अध्याय 15 में वैसा ही था कि आप आसपास की सफाई, जैसे कचरा नियंत्रण के बारे में दिया गया था कि हाँ बच्चों को कचरा नहीं फैलाना चाहिए, गीला कचरा अलग रखना चाहिए, सूखा अलग रखना चाहिए, कचरा नियंत्रण करते रहना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो आपको इस बुक में दी गई थी, आपको कोई फैक्ट जो है नहीं दिया गया था। अब हम बात करेंगे आगे 16 नंबर चैप्टर। 16 नंबर चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको फैक्ट दिया गया है। इसमें मीठा मीठा शहद नाम से है और चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मधुमक्खी जो होती है शहद और मोम बनाती है, ये आपको फर्स्ट पॉइंट दिया गया था। उसके बाद देखिए दिया गया था कि छत्ता में जो मधुमक्खियाँ रहती है वह 3 टाइप की होती है, यानी 3 तरह की मधुमक्खियाँ पाई जाती है। एक होती है उसमें सबसे बड़े आकार की, उसी प्रकार एक होती है मध्यम आकार की और एक होती है छोटे आकार की, यानी आपको आकार के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें जो सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है वह आपको होती है रानी मधुमक्खी। जो रानी मधुमक्खी होती है इसका काम होता है केवल अंडा देना। तो यहाँ पे याद रहेगा, रखिएगा कि आपको जो अंडा देने का काम करती है वह केवल रानी मधुमक्खी ही करती है। और फिर एक होती है जो मध्यम आकार की, जिसको हम लोग बोलते हैं नर मधुमक्खी। जो नर मधुमक्खी होता है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है केवल संतान उत्पन्न करना, बाकी इसका कोई काम नहीं होता है। एक होती है मादा श्रमिक मधुमक्खी, और जो मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है इसका कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यही काम करती है मादा, और इसलिए इसमें श्रमिक लगा है, तो याद रखिएगा। और इसका कार्य होता है शहद बनाना और छत्ते का निर्माण करना। तो यहाँ पे देखिए शहद और छत्ते का निर्माण करती है मादा श्रमिक। उसी प्रकार इसका नर मधुमक्खी जो है मध्यम आकार का होता है और ये इसका कार्य क्या है, तो संतान उत्पन्न करना। और ये है आपके है रानी मधुमक्खी जो केवल छत्ते में अंडे देती है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और उसके बाद जो अगला पॉइंट इसमें दिया गया था, इससे संबंधित दिया गया था कि मादा श्रमिक जो मधुमक्खी होती है वह फूल से रस चूसकर शहद बनाती है और केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट और ऊपर जो दिए गए थे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया था आपके बुक में
कि मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ का गोल गोल घूमना, जिसको हम लोग भिनभिनाना बोलते हैं। तो देखिएगा जब जो होती है इसमें आपका जो मधुमक्खी देखिएगा एक जगह मान लीजिए कहीं भिनभिना रहा है, तो यह आपको सूचित करता है कि उसे फूलों के रस के बारे में पता चला है और वह आपको नाच कर दूसरे मादा श्रमिक मधुमक्खियों को जो है सूचना देता है कि आओ बहन, यहाँ पे मादा आपको फूल का रस मिलने वाला है, चलो मिलकर चूसते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस बुक से याद रखना है। अब हम आगे चलेंगे। अगला इसमें देखिए जैसे दिया गया है कि मधुमक्खी कितने तरह की होती है, तो अभी आप बताए हैं 3 तरह के होते हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ कौन सा काम करती है, तो आपको छत्ता बनाती है और फिर जो है आपको फलों का रस चूस कर ये शहद बनाती है। मधुमक्खियाँ के छत्ते में अंडे देने का काम कौन करती है, तो वह करती है रानी मधुमक्खी। तो यहाँ पे रानी मधुमक्खी भर दीजिए। मधुमक्खियों का पालन कैसे किया जाता है, तो आपको मधुमक्खियों का पालन जो होता है एक बॉक्स बनाकर आपको किया जाता है, इसमें छिद्र बना दिया जाता है, तो ये ऐसे ही किया जाता है। और मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, तो आपको मालूम होगा, इसको कहलाता है एपीकल्चर। तो यहाँ पे मधुमक्खियों का पालन को है याद रख सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे। 17 नंबर चैप्टर है तरह तरह के पक्षी। यहाँ पे देखिए इसमें यह दिया गया था कि गौरैया क्या खाता है, तो बीज और फल खाता है। बत्तख क्या खाता है, तो मछली खाता है। गिद्ध क्या खाता है, तो मांस खाता है। और ये जो आपको सीधा आपको एक पेज में दे दिया गया था मिलान करने के लिए, जैसे देखिए यहाँ मिलान करने के लिए दिया है, ये आपका गिद्ध है। गिद्ध इसमें जो है क्या खाता है, तो मांस खाता है, तो इसको जाकर नीचे मांस दिया गया है, तो इसको हम लोग मांस से मिला देंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे गौरैया है, गौरैया क्या खाता है, तो फल और बीज खाता है, तो वो हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए आपको एक दिया हो गया बत्तख क्या खाता है, तो बत्तख जो होता है वो आपको क्या खाता है, आपको मछली खाता है, तो इसे मिला देंगे। तो ये मिलान करने के लिए दिया गया था आपको इसमें फोटो दिखाकर, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको एक पहेली दिया गया था इस बुक में। अब यहाँ पे पहेली बनाना था। देखिए यहाँ पे पहेली में पहला क्या है कि सुंदर सुंदर कलगी मेरी, खींचती है सबका ध्यान, चोंच मेरी ताकतवर, पेड़ छेदना मेरा काम। तो यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है और ये पेड़ छेद रहा है, तो आपको जैसे कठफोरवा जो हो गया, यही आपका पक्षी है जो पेड़ को जो है फोड़ के घर बनाता है, तो ये कठफोरवा हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए आपका बुक में इसमें दिया गया था कि अगला जो पहेली था कि लंबी टांग पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ, छुरी जैसी चोंच है मेरी और मार लेती हूँ मेढक मछली, तो मैं हूँ क्या, तो मैं हूँ, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। यह आपका क्या है, आपको एक बत्तख दिख रहा होगा और ये बत्तख नहीं है, जैसे इसमें इसका क्या नाम होता है, बत्तख टाइप का होता है, लेकिन ये बत्तख नहीं है, इसका चोंच लंबा होता है। आप इसको फिगर में देखकर आप कमेंट करके बताइए। आगे देखेंगे अब हम लोग। अगला आपको तो दिख ही रहा होगा, ये मुर्गा है। मुर्गा के बारे में क्या लिखा गया है, सबसे पहले मैं ही जगता दूसरों को फिर जगाता, सुबह से जब तक शाम दाना चुगना मेरा काम, तो मैं हूँ मुर्गा। तो यहाँ पे पहली जो है आपको हल्का हल्का बच्चों वाला दिया गया था। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जंगल में पिकनिक नामक चैप्टर है, तो यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं। जंगल में देखिए बच्चा लोग गया है पिकनिक मनाने, तो जंगल में देखिए जंगल में लोग देखता है क्या, तो जंगल में जंगली जानवर कौन कौन होते हैं, तो बाघ, शेर, चीता, भालू हो गया। पालतू जानवर क्या होते हैं, तो गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी प्रकार दिया गया था कि सवारी में काम आने वाले जानवर कौन होते हैं, सवारी में कौन कौन काम आता है, तो यहाँ पे फिगर भी दिया गया है, जैसे देख लीजिएगा। आपको सवारी के काम देखिए, सवारी ढो रहा है, जैसे घोड़ा हो गया, तो घोड़ा जो है आपका सवारी ढोने के काम में आता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए बैल है, तो बैल जो आपको ये सवारी भी और ये सामान भी ढोता है। उसी पर देखिए सामान ढोने वाले में देखिए ऊँट दिख रहा होगा आपको, ऊँट देखिए रेगिस्तानी इलाकों में जो है आपको टांगा के रूप में प्रयोग होता है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए जंगली और पालतू तो बता ही दिए हैं ऊपर, और सवारी के काम आने वाले भी बता दिए हैं, और दोनों काम में आने वाले आप बता दीजिए। उसके बाद देखिए अध्याय 19 है ककोलत से कन्याकुमारी। तो ककोलत से कन्याकुमारी में क्या लिखा गया है कि आपका ककोलत जलप्रपात के बारे में चर्चा है। तो ककोलत जो जलप्रपात है वो आपको नवादा में पड़ता है। ये केवल आपके बुक में केवल आपको ककोलत ही दिया गया था, लेकिन यहाँ पे हम इस सबको एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ताकि अगर आपके पूछे एग्जाम में तो बना सकिएगा। तो यहाँ पे जैसे देखिएगा धुआं कुंड जलप्रपात, तो धुआं कुंड जो है आपको पड़ता है रोहतास में। उसी प्रकार दुर्गावती जलप्रपात भी रोहतास में ही पड़ता है। एक आपका है तेलहर कुंड जो आपको कैमूर में पड़ता है, याद रखिएगा। वो एक है जियार कुंड जो भोजपुर में है, और मंझेर कुंड जो है जिसको मंझर कुंड बोलते हैं, तो आपको ये सासाराम में है। तो ये आपको थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद आपके बुक में 2 अलग दिया गया था कि गर्म जल कुंड और जो सप्तधारा है वह कहाँ पड़ता है, तो ये राजगीर में पड़ता है। और जो कन्याकुमारी नाम से चैप्टर है, तो ये कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तो ये हिंद महासागर के तट पे है। तो यहाँ पे भी आप इसको याद रखिएगा जैसे आपके बुक में दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए आपके बुक में दिया गया था यहीं आपका राजगीर का ब्रह्मकुंड और सप्तधारा का, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अध्याय 20। ये अध्याय 20 में दिया गया है कि आपको कामगार कौन कौन होते हैं और वह किन औजारों का प्रयोग करते हैं और क्या बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है कुम्हार के बारे में। कुम्हार जो होता है वह चाक का प्रयोग करते हैं और वह बर्तन बनाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए लोहार है। लोहार का काम जो है क्या होता है आपका लोहे का औजार बनाना, और ये हथौड़ा और भट्टी का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार देखिए मोची जो होता है वह सुई का प्रयोग करते हैं और जूता सीने का काम करते हैं। बढ़ई जो होता है वह आरी रखते हैं और उसी से मेज़ और कुर्सी बनाते हैं। तो ये आपको चीज़ें इसमें दी गई, जैसे दर्जी हो गया तो कपड़ा सिलते हैं, सुई रखते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा। ठठेरा जो होता है हथौड़ी रखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दी गई थी, आप भर सकते हैं खुद से। अब हम आगे देखिए इससे बात करेंगे किसान द्वारा उपयोग की गई वस्तु और फिर जो है उससे तैयार की गई वस्तु। जैसे देखिए जो है पटसन जो है आपको किसान लोग जाते हैं
तो उससे क्या बनते हैं, तो देखिए पटसन से बोरा बनता है, थैला बनता है, चटाई बनता है, रस्सी बनता है। उसी प्रकार ईंख से बात करें तो ईंख से क्या बनता है, आपको गुड़ बनता है, फिर आपको इसमें चीनी बनता है, तो ये ईंख का काम हो गया। सरसों से क्या बनता है, तो सरसों से आपको तेल बनता है, तो ये सरसों हो जाएगा। उसी बार देखिए फूल से क्या बनता है, तो फूल से इत्र बनता है। उसी बार देखिए कपास से, तो कपास से कपड़ा बनता है। तो ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। और इसमें आगे देखिए अब यहाँ पे दिया गया था विभिन्न प्रकार के वस्तु और ये इसका उपयोग और ये बनाने वाले कागर क्या होता है। तो जैसे खुरपी हो गया, तो इसका उपयोग हम लोग खेत में खरपतवार निकालने के लिए करते हैं। और ये बनाता कौन है, तो खुरपी जो है आपको बढ़ई लोग बनाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे भर सकते हैं खुद से, और ये हल्का चीज़ है अपने से भर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे 21 नंबर चैप्टर। 21 नंबर जो चैप्टर है तरह तरह के घर नाम से, और इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट दिया गया है नहीं। इसमें दिया गया था कि हाँ कच्ची घर के बारे में, ईंटा के घर का फोटो दिया गया था, घास फूसा से घर कैसा होता है, तो ये सब चीज़ें। और इसमें एक और चीज़ दिया गया था कि बहुमंजिला जो इमारत होता है उसको हम लोग अपार्टमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ था नहीं। और इसमें एक और दिया गया था आपके इग्लू के घर के बारे में। तो इग्लू घर जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई ईंट पत्थर इसमें नहीं लगता है। ये जो घर बनता है आपको बर्फ़ के सीलियों से बनाया जाता है, आपको जोड़ जोड़कर। और ये जो घर होते हैं वो आपको बर्फीले इलाकों में बनते हैं, और जिसे हम लोग इग्लू बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस घर के बारे में, तो बर्फ़ का है तो इसमें बाहर ठंडा रहता है लेकिन अंदर गर्मी रहता है, क्योंकि इसमें हवा प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि ये चारों तरफ से ढका रहता है। एक छोटा सा छिद्र इसमें दिया जाता है केवल अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे आपका अध्याय नंबर 22, जिसमें है अजय जब गाँव लौटा। तो अजय जब छोटा बच्चा था तो वो बाहर गया था, और बहुत दिनों के बाद जब गाँव में लौटा तो यहाँ पे गाँव में जो परिवर्तन हो गया था, जो छोटे छोटे जो घर थे घास फूस के, वो टूट कर नए नए ईंट के मकान बन गए थे। या शहर में जब घूमने गया तो वहाँ पे जो पुल थी वो बड़े बड़े बन चुके थे। जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में से लिखा था। जैसे उसने हावड़ा ब्रिज देखा, तो यहाँ पे देखिए हावड़ा ब्रिज के बारे में दिया गया था। हावड़ा ब्रिज कहाँ है, तो आपको कोलकाता में पड़ता है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें, तो पटना का चिरेटार जो ओवर ब्रिज है उसका यहाँ पे फोटो दिया गया था। राजगीर का जो रज्जू मार्ग दिया था, यहाँ पे देखिए रज्जू मार्ग क्या होता है, आपको यहाँ पे फिगर में देख लिए होंगे। ये आपका रज्जू मार्ग कहलाता है, जो राजगीर में स्थित है। यहाँ पे देखिए पटना का जो गांधी सेतु पुल है, तो ये पुराना वाला है, अभी तो नया वाला बन गया। अब जब फिर अजय गाँव दोबारा लौटेगा तो अब देखेगा कि लोहा वाला पुल बन गया है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे अध्याय 23, और ये आसपास की खोज खबर है। यहाँ पे अगर हम बात करें आसपास की खोज खबर में, एक इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, लेकिन इसमें एक व्यक्ति की चर्चा की गई थी आपके लास्ट में, और वह थे भरत मिश्र। भरत जो मिश्र थे वो पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही भरत मिश्र है। और ये जो आपके थे ये अंधे व्यक्ति थे, ये बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। और यहाँ पे इनकी जो प्रतिभा के कारण ही इन्होंने जो शादी का, जो ये अंधे थे लेकिन यहाँ पे ऐसे ये सोचते थे कि मेरा शादी नहीं हो पाएगा। और ये जब पेपर में इश्तिहार दिए कि हाँ हमको शादी करना है, लड़की का ज़रूरत है, तो फिर यहाँ पे 59 लड़कियों का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया। और उसमें एक जो इनकी पत्नी बनी वह बनी आपको धीरा मिश्र। तो यहाँ पे इनकी पत्नी थी धीरा मिश्र। और यहाँ पे ये बहुत ही बता चुके हैं कि आपके प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो यहाँ पे इन व्यक्ति को राष्ट्रपति वेंकट गिरी के द्वारा, जो यानी बीबी गिरी के द्वारा, इन्हीं के पहल पे जो है मगध विश्वविद्यालय के जो है यहाँ पे प्रोफेसर बने थे। 1979 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने इस व्यक्ति को यानी भरत मिश्र को श्रेष्ठ निःशक्त कर्मचारी का पुरस्कार दिया गया था। और 1985 में राष्ट्रपति ज्ञान जैल सिंह के द्वारा इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया था। तो ये आपको भरत श्री के बारे में याद रखिएगा। 1985 में इनको क्या मिला, तो पद्म श्री मिला। और ये 3 आपको राष्ट्रपति से जाकर मिले, आपको ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी और आपको बीबी गिरी। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका दिया गया था कि पशुओं का नाम और वह आवाज़ कैसे निकालता है। जैसे देखिए मुर्गा जो है वो कैसे बोलता है, तो कुकड़ू बोलता है। कुत्ता कैसे बोलता है, तो भाव भाव करता है। बकरी कैसे बोलता है, तो मैं बोलता है। गधा कैसे हिनहिनाता है। बिल्ली जो है म्याऊं मैं बोलता है। तो यहाँ पे सब हल्का हल्का है, आप इसको थोड़ा भर सकते हैं। उसके बाद देखिए चिड़ियाघर की सैर, यहाँ पे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है आपको। ये जो आपका चैप्टर है 24 नंबर और 25 नंबर, इसको आप जरूर देखिएगा, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया था कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, वो आपको है सत्यमेव जयते। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ जो होता है सत्य की हमेशा विजय हो। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और चारों ओर से इसमें देखिएगा 4 जो शेर आपको शीर्ष पर दिखाई देगा। इसमें 3 ही दिख रहा होगा, लेकिन इसमें एक पीछे भी रहता है। तो इसमें 4 शेर शीर्ष पर रहता है। और यह अशोक के द्वारा निर्मित जो अशोक स्तंभ है वहीं से यह लिया गया है, जो सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ, उसी से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते देख लिए हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके बाद देखिए इसमें तिरंगा के बारे में लिखा गया था कि तिरंगा जो होता है हमारा राष्ट्रीय झंडा है। अब यहाँ पे चलिए हम एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं आपके जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है आपको झंडा का, वो 3:4 होता है। यानी जो इसमें चौड़ाई जो है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई गलत हो गया, क्योंकि इसमें 2:3 होता है। तो ये 3 जो होता है आपको लंबाई होता है, जो चौड़ाई जो होता है आपको 2 होता है। चौड़ाई मतलब कम ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका लंबाई है वह 3 होगा, और ये जो आपका है इसमें चौड़ाई जो होगा वह 2 होगा। तो 2:3 के जो है इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है झंडा का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं।
झंडा में जो केसरिया रंग होता है वह बलिदान और साहस का प्रतीक होता है, जो सफ़ेद होता है वह सत्य और शांति का प्रतीक होता है, और जो हरा होता है वह आपके खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। और इस बीच में जो चक्र होता है, चक्र यह बताता है कि देश की प्रगति और परिवर्तन के बारे में प्रतीक होता है। और ये चीज़ें जो होता आपके बुक में दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अब हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज होता है, जो झंडा होता है, अब इसको कब अपनाया गया था। तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और ये जो आप देख रहे हैं डिज़ाइन, ये डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया नामक व्यक्ति जो थे, जो आंध्र प्रदेश के, इनके द्वारा इन्होंने ये आपको ये इन्हों के द्वारा ये तैयार किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2004 के पहले अगर देखा जाए तो 2004 के पहले जो राष्ट्र ध्वज था, जो तिरंगा था, वह सभी व्यक्तियों को फहराने का अधिकार नहीं था। वह जो फहराया जाता था केवल आपको भारत के राष्ट्रपति और जितने भी प्रमुख जो आपको व्यक्ति थे, नेता थे, या आपको सरकारी कार्यालय थे, वहीं पे ही फहराया जाता था। लेकिन एक व्यक्ति थे नवीन जिंदल, तो नवीन जिंदल ने जो है सुप्रीम कोर्ट में केस किया, और केस करने पे जब किया तो उस समय जो न्यायाधीश थे आपको सुप्रीम कोर्ट के, वह थे BN खरे। तो BN खरे ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इन्होंने बोला कि आपको अब से झंडा जो है पूरे लोग जो है भारत के सभी लोग फहरा सकते हैं, और उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो आपको 19 के क अनुच्छेद पढ़े होंगे, 19 के क के 1 में जो है झंडा फहराना मौलिक अधिकार कहा गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा। अब हम आगे देख लेंगे, हमारा राष्ट्रगान दिया गया था, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान के बारे में मालूम होगा आपको, यहाँ पे किसने लिखा है, तो आपको टैगोर साहब लिखे हैं। और ये देखिए, जैसे राष्ट्रगान मालूम होगा, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और आपके एग्जाम में भी दिया गया है, सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे देखिए पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग। तो ये जो आपका है वह सभी राज्य का नाम है। तो पूछेगा कि भारत के राष्ट्रगान में कितने राज्यों की चर्चा है, तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 कितने हो गए, 7 राज्यों की चर्चा जो है हमारे राष्ट्रगान में है। पंजाब, उसके बाद देखिए सिंध, गुजरात, मराठा यानी महाराष्ट्र, द्रविड़ दक्षिण, और फिर यहाँ पे उत्कल यानी उड़ीसा, और बंग यानी बंगाल। तो ये आपको 7 राज्यों की चर्चा जो है राष्ट्रगान में दिया गया है। और उसी प्रकार पूछेगा कि विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। तो पूछेगा कि इसमें हमारे राष्ट्रगान में कितने नदियों की चर्चा है, तो 2 नदियों की चर्चा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, तो यहाँ पे ऐसे आपको सोचना है। आगे हम बात करेंगे अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रगान के बारे में। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि 1911 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, यहीं पे सबसे पहले जो अध्यक्षता किए थे BN धर, उसी की अध्यक्षता में जो है सबसे पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रगान यानी जन गण मन को। तो उसके बाद ये चीज़ याद रखिएगा। आगे हम बात करें इसमें, उसके बाद देखिए ये जो आपका गाना गया था जन गण मन को, इसको 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में से प्रकाशित किया गया था। और तत्वबोधिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आपको देवेंद्रनाथ टैगोर साहब थे। उसके बाद राष्ट्रगान का जो अंग्रेजी अनुवाद में हुआ था, तो वो आपको कौन किए थे, तो आपको स्वयं जो आपको रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने ही अपने राष्ट्रगान को इंग्लिश में भी लिखा, और वो इंग्लिश का नाम दिया गया था द मॉर्निंग सॉन्ग। तो द मॉर्निंग सॉन्ग जो था वो आपको किसका नाम था, तो आपको जो राष्ट्रगान है वर्तमान जो है जन गण मन, इसी का नाम है। उसी के बाद देखिए राष्ट्रगान में जो है आपको 52 सेकंड का समय लगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश संक्षेप में गाना है तो उसमें संक्षेप में कैसे गा सकते हैं, तो इसका प्रथम और अंतिम जो पंक्ति है वह गा लीजिए, और वो 20 सेकंड में गाना है। तो यहाँ पे इमरजेंसी भी इसका सकते हैं। और इस गाने में सबसे पहले जो है आपको पंजाब का नाम आता है, और अंत में जो है बंगाल का नाम आता है। तो यानी पंजाब, सिंध, उसके बाद और फिर बंगाल, यानी आपको उत्कल, बंग, तो आपको बंगाल। तो ये पहले और अंत में आने वाले राज्यों का नाम है। और 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला था। और ये आपको नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के प्रथम पुरुष है कौन, तो रविंद्रनाथ टैगोर। मिला था कब, तो 1913 में। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रगान में जो लिखित जो आपके बुक में दिया गया था कि राष्ट्रगान में लिखित जो है राज्यों के नाम कितने हैं, तो 7 है, अभी बताए हैं। पर्वत के नाम जो इसमें क्या था, तो आपको विंध्य और हिमालय श्रेणी पर्वत के बारे में लिखा गया था। और नदियाँ कितनी, तो 2, गंगा और यमुना नदी। उसके बाद देखिए आपके बुक में दिया गया था कि राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है। राष्ट्रीय नदी क्या है, तो गंगा है। राष्ट्रीय फूल क्या है, तो आपको ये कमल है। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो आपको ये डॉल्फिन है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा जो है चीज़ याद रखिएगा। और उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, तो मोर है, जिसे 1963 में जो है आपको राष्ट्र पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। अब हम आगे बात करेंगे हमारा राष्ट्रगीत के बारे में। जो राष्ट्रगीत जो है हम लोग का क्या है, तो आपको वंदे मातरम है, सुने होंगे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो ये हमारा आता है राष्ट्रगान, जिसको लिखे हैं किन्होंने, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन के समय सेनानियों के लिए देशभक्ति का प्रतीक बन गया था कौन, तो आपको राष्ट्रीय गीत। तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए परियोजना कार्य दिया गया है कि यहाँ पे बताइए, इसमें इसके आधार पर क्वेश्चन जैसे लिखना था कि जैसे दिया गया था कि हाँ
अपने पास पिता से 10, 20, 50 का नोट लेकर ध्यान से देखिए और बताइए नोट पे कौन सा प्रतीक बना रहता है। तो यहाँ पे देखिए होगा नोट पर जो है आपको अशोक स्तंभ भी बना रहता है, तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। और राष्ट्रीय प्रतीक के अतिरिक्त नोट पर कौन सी चीज़ें चित्र बना रहता है, तो यहाँ पे आपको मालूम होगा। जैसे आपका देखिएगा 2000 का जो नोट रहता है, 2000 पर किसका नोट आता है, आपको मंगलयान का रहता है, तो वो आपका चीज़ जो है यहाँ पे आपको पूछ सकता है, मंगलयान हो गया। उसी प्रकार देखिए आपको उसके बाद 500 का नोट आता है, तो 500 पे क्या रहता है, आपको इसमें लाल किला का फोटो रहता है। तो उस प्रकार आपको इसमें याद रखिएगा कि हाँ कौन कौन सा इस पर फिगर दिया रहता है, थोड़ा थोड़ा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखिए नोट के ऊपर कितनी भाषाएं लिखी रहती है, आपको एक नोट उठाइए और उस पर देखिए कितना भाषा लिखा हुआ है और उसको एक बार पढ़ के लिखिए। यहाँ पे हमको याद नहीं है, लेकिन 16 या 17 के आसपास रहता है, तो आपको देखना है और आपको कमेंट करके बताना है। अब हम बात करेंगे अध्याय 25 और 25 में है बंटी का सफ़र। यहाँ पे भी चलिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है और इसको देखना जरूरी है। इसमें दिया गया था कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो विष्णुपद मंदिर जो गया में, यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे बिहार दर्शन जो है ज्योग्राफी में, तो उसमें भी दिया गया था विष्णुपद मंदिर के बारे में। तो विष्णुपद मंदिर गया में पड़ता है और मंगला गौरी मंदिर भी है, ये आपको गया में पड़ता है। गोलघर कहाँ है, तो गोलघर पटना में है और इसको हम लोग पिछले क्लास में कवर किए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए गोलघर के बारे में आपको क्या याद रखना है कि गोलघर देखिए पटना में है और गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। और इसके बनवाया किसने है, तो कैप्टन गॉलस्टी ने इसको बनाया था। कब, तो 1786 में बनाया था। और किस लिए बनाया गया था, तो इसमें अनाज भंडारण है, तो ये समझिए गोदाम के रूप में बनाया गया था। और इसकी ऊंचाई 96 फीट है और इसकी दीवारी की जो मोटाई है वह 12 फीट की है। उसके बाद देखिए इसमें दिया गया था तख्त हरमंदिर साहिब जो पटना सिटी में है और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था आपको पटना सिटी में, वो चीज़ें दी गई थी। और बौद्ध धर्म के बारे में दिया गया था कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के नीचे आपको हुआ था और ये गया जो है फल्गु नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे इतना ही पॉइंट दिया गया था गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानना पड़ेगा क्योंकि गौतम बुद्ध जो है बिहार के धरती से संबंधित है, क्योंकि बिहार में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। तो आपको इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बिहार का जो भी इतिहास हो, जैसे आपको मगध हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, अशोक हो या जितने भी पढ़ना है पाटलिपुत्र के इतिहास, जैसे मगध हो गया, वो सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए क्योंकि ये बिहार का इतिहास है। तो उसके लिए हम लोग प्राचीन इतिहास करके वीडियो बनाए हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसको जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कोडरमा के बारे में। कोडरमा जो है आपके झारखंड में पड़ता है और ये अभ्रक खुदान के लिए प्रसिद्ध है। और एक दिया गया था पारसनाथ पहाड़ के बारे में। तो पारसनाथ का जो पहाड़ होता है वो बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है और ये इसके ऊपर एक जो है मंदिर बनाया गया है जिसका नाम है पार्श्वनाथ का मंदिर। और जो पार्श्वनाथ से थे वह 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, तो इसी का वहाँ पे मंदिर है पार्श्वनाथ की पहाड़ी पे, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके बुक में दिया गया था कि बिहार के किस क्षेत्र में कौन सा भाषा बोला जाता है। जैसे पटना, नालंदा और गया वाला जो क्षेत्र है उसमें मगही भाषा बोला जाता है। वैशाली और जो मुजफ्फरपुर है वहाँ पे वज्जिका जो होता है वो बोला जाता है। दरभंगा और मधुबनी जो इलाका है वहाँ पे मैथिली बोला जाता है। और मुंगेर और भागलपुर है वहाँ पे अंगिका बोला जाता है। और भोजपुर जो